हाय, वेलकम बैक। तो स्टार्ट करते हैं आर अगोर की बुक का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम कवर करेंगे क्वेश्चन 121 से लेके 140 तक। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 121 है, 3 हिंज आर्च है एक, तो उसमें बेंडिंग मोमेंट होगा वो कहाँ पे जीरो होगा। तो जहां जहां पे हिंज लगी होती है वहां पे बेंडिंग मोमेंट जीरो होता है। तो 3 हिंज आर्च में 3 हिंजेस लगी होती हैं, 2 सपोर्ट्स में होती हैं और एक मोस्टली क्राउन पे होती है, किसी दूसरी जगह भी हम लगा सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा एट ऑल द 3 हिंजेस, जहां भी हिंज होगी वहां बेंडिंग मोमेंट जीरो होगा। आंसर डी हो गया। नेक्स्ट में है कि कोई 3 हिंज आर्च है, उसमें थर्ड हिंज जनरली हम कहां प्रोवाइड करवाते हैं। तो जनरली ये जो थर्ड हिंज होती है ये क्राउन पे प्रोवाइड करवाई जाती है। जैसे कि ये कोई आर्च है, ये क्राउन है, जो टॉप मोस्ट पॉइंट है वो क्राउन है, तो यहाँ पे थर्ड हिंज मोस्टली प्रोवाइड की जाती है और उसके अलावा जो होती है वो यहाँ सपोर्ट्स पे प्रोवाइड की जाती है। तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, जिसमें कि फिर से 3 हिंज आर्च है और उसमें लोड लग रहा है 1000 केजी का। जो डेटा गिवन है उसका डायग्राम बनाते हैं तो कुछ इस तरीके से आएगा। 3 हिंज आर्च है, यहाँ पे ये 1000 केजी का लोड लग रहा है और जिस पॉइंट पे लोड लग रहा है वो क्राउन से 2.5 मीटर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे है और उसकी हाइट सपोर्ट से जो है वो 1 मीटर है, 1 मीटर अबव द लेवल ऑफ हिंजेस। और ये टोटल जो स्पैन की लेंथ है, ये टोटल लेंथ है 10 मीटर। तो इसको में हमें हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट निकालना है। एक तो यहाँ पे कोई भी हॉरिजॉन्टल लोड नहीं लग रहा है, तो एच ए और एच बी की मैग्नीट्यूड सेम होगा, साइन अपोजिट होगा, क्योंकि इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा वो जीरो आएगा, क्योंकि कोई भी एक्सटर्नल हॉरिजॉन्टल लोड नहीं लग रहा है। और आर ए आर बी के लिए कंडीशन होगी वो कुछ ऐसे होगी कि आर ए प्लस आर बी की वैल्यू होगी 1000 केजी। ये कैसे आएगा, जब हम सिग्मा वी इज इक्वल टू जीरो करेंगे, सारे वर्टिकल फोर्सेस का सम जीरो करेंगे तो ये इक्वेशन आएगी। तो यहाँ पे थ्रस्ट निकालने के लिए हम आर निकाल लेते हैं पहले, और दूसरी चीज हमें ये एच की जरूरत पड़ेगी, जो क्राउन की हाइट है उसकी जरूरत पड़ेगी। तो इसके लिए एक सिंपल सी इक्वेशन है जो कि आपने हमेशा याद रखनी है। ये होगा y इज इक्वल टू 4h अपॉन एल स्क्वायर। इस इक्वेशन में हम वैल्यू रखेंगे, कोऑर्डिनेट्स रखेंगे। मैं इस वाले पॉइंट के, फॉर एग्जांपल इस पॉइंट को हम डी बोल देते हैं, तो इस पॉइंट के हम कोऑर्डिनेट्स इस इक्वेशन में रखेंगे। इस इक्वेशन में एक चीज ध्यान रखनी है इस इक्वेशन के साथ में, कि इस इक्वेशन में जो ओरिजिन होता है वो ए पॉइंट होता है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम 0 0 मानेंगे और इसके रेस्पेक्ट में हम बाकी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट लिखेंगे। तो अगर डी के हम कोऑर्डिनेट की बात करें तो डी के लिए एक्स की वैल्यू हो जाएगी 2.5 और डी के लिए वाई की वैल्यू हो जाएगी 1 मीटर। तो ये वैल्यू यहाँ पे रख देंगे एक्स और वाई की, और यहां से हमें एच पता चल जाएगा कि क्राउन की जो हाइट है वो कितनी है। तो यहाँ पे लिखते हैं वैल्यूज 4h अपॉन एल है 10, तो 10 इंटू 10 एक्स 2.5, 10 माइनस 2.5 7.5। तो ये जो एक्सप्रेशन आएगा इस तरीके से, इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पे h की वैल्यू आ जाएगी 4/3। यहां से h की वैल्यू आई हमारे पास 4/3। अब हमें h की वैल्यू पता है। अब हम यहाँ पे इक्विलिब्रियम की कंडीशंस लगाएंगे और हम h निकालेंगे। h निकालने के पहले हमें RA निकालना पड़ेगा। तो RA के लिए हम हिंज के अबाउट मोमेंट जीरो करेंगे। हिंज के लिए जब मोमेंट जीरो करेंगे, तो अगर हम B वाली हिंज के अबाउट मोमेंट जीरो करते हैं तो हमारे पास 2 अननोन आएंगे, ये H भी अननोन है और RA भी अननोन है। तो हम सिंप्लीफाई करने के लिए थोड़ा सा हम इसके अबाउट मोमेंट जीरो कर देते हैं, जो B वाली हिंज है उसके अबाउट मोमेंट जीरो कर देते हैं। इसके 2 बेनिफिट होंगे, HB भी कैंसिल हो गया क्योंकि इसी पॉइंट से पास हो रहा है। RB के कारण भी कोई मोमेंट नहीं आएगा, HA के कारण भी कोई मोमेंट नहीं आएगा क्योंकि HA जो है वो इसी पॉइंट से पास हो रहा है। इसको आगे बढ़ाते हैं इस तरीके से, तो ये इसी पॉइंट से पास हो रहा है। तो यहाँ पे मोमेंट आएगा वो सिर्फ इस पॉइंट लोड के कारण आएगा और RA के कारण आएगा। तो काफी सिंपल सी इक्वेशन बन जाएगी हमारी, जो होगी RA इंटू डिस्टेंस टोटल, तो जो कि है 10 मीटर। RA इंटू 10 इज इक्वल टू
यहाँ पे हम रखेंगे 1000 इंटू इसकी डिस्टेंस जो कि होगी ये वाली डिस्टेंस जो है 7.5 मीटर। ये 5 है ये वाली, और ये 2.5 इधर एक्स्ट्रा है, तो ये 7.5 हो गया। यहाँ से आर ए की वैल्यू निकाल लेंगे तो आ जाएगा 750 kg, और आर बी की वैल्यू आ जाएगी 250 kg। एस निकालने के लिए अब हम बी के अबाउट मोमेंट जीरो कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड का भी कर सकते हैं, राइट हैंड साइड का भी कर सकते हैं। अगर हम राइट हैंड साइड का करेंगे तो ज्यादा इजी पड़ेगा, क्योंकि वहां पे सिर्फ एक ये दो ही है जिनके कारण मोमेंट आ रहा है, तो एक्सप्रेशन थोड़ा सा सिंपल बनेगा। तो हम लिखते हैं 250 इंटू इसके कारण मोमेंट आ रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, इंटू डिस्टेंस 5 माइनस एच एस बी, मैग्नीट्यूड सेम होगा एच ए और एच बी का, मल्टीप्लाई बाई जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस सॉरी वर्टिकल डिस्टेंस जो क्राउन की और सपोर्ट के बीच की वर्टिकल डिस्टेंस है जो कि एच है, जो हमने निकाला 4/3 है। तो 4/3 यहाँ पे रखेंगे और इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो यहाँ से एच बी की वैल्यू आ जाएगी 937.5। एच ए की वैल्यू भी सेम आएगी अगर आप राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करते हो तो, लेकिन बी की साइड से सॉल्व करने से थोड़ा सा सिंपल हो रहा है एक्सप्रेशन, तो इसलिए हमने इधर से सॉल्व किया। तो इस तरीके से ये आंसर आ जाएगा। लेकिन हमारा जो आंसर आया था 937.5, ये यहाँ पे लिखा है मैंने एच बी की वैल्यू, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन है ये गलत है, या तो इसने डेटा में कुछ मिस्टेक की है, डेटा सही नहीं दिया है, या फिर कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक क्वेश्चन जो फ्रेमिंग में हुई है। तो आंसर यहाँ पे 1250 दिया, जो तो नहीं होगा। और 1000 होता तो भी हम कह सकते थे कि मोस्ट क्लोज आंसर है, तो मोस्ट एक्यूरेट है, तो ये हो जाएगा। तो कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा, इस तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं 3 हिंज्ड आर्च के क्वेश्चंस। नेक्स्ट में है क्वेश्चन 124 है कि एक 3 हिंज्ड पैराबोलिक आर्च है जिसमें कि थ्रू आउट द स्पान यूडीएल लग रहा है। उसके हर एक सेक्शन पे क्या क्या रेजिस्ट करना होगा, इट मीन हर एक सेक्शन पे किस टाइप का लोड आएगा, टेंसाइल आएगा, कंप्रेसिव, शियर, बेंडिंग मोमेंट। तो इसके लिए हम सेम पिछला क्वेश्चन किया वैसे इसको एनालाइज करते हैं। ये एक आर्च है और इस पे ये यूडीएल लग रहा है थ्रू आउट द स्पान। स्पैन की लेंथ है वो एल है, और जो क्राउन की हाइट है ये वाली ये एच है। स्ट्रक्चर है वो सिमेट्रिक है, लोडिंग है वो भी सिमेट्रिक है। तो आर ए और आर बी का मैग्नीट्यूड सेम होगा, और आर ए और आर बी इक्वल होगा टोटल लोड है उसके हाफ के इक्वल। तो ये हो जाएगा WL/2। अब नेक्स्ट में हमने निकालना है एच। एस निकालने के बाद हम एक सेक्शन लेंगे और उसके लिए हम इक्वेशन लिखेंगे। तो एस निकालने के लिए हमने पहले पिछले क्वेश्चन में भी निकाला है। एस निकालने के लिए हम सी के अबाउट बेंडिंग मोमेंट 0 कर देंगे, तो सिग्मा एम सी इज इक्वल टू 0। आरबी के कारण बेंडिंग मोमेंट आएगा वो नेगेटिव लिखेंगे उसको, वो एंटी क्लॉकवाइज है। एच बी के कारण जो आएगा उसको पॉजिटिव लिखेंगे, वो क्लॉकवाइज होगा। इसके अलावा इस यूडीएल के कारण भी आएगा जो कि इस तरीके से क्लॉकवाइज होगा, तो उसको भी पॉजिटिव लिखेंगे। तो एक्सप्रेशन लिखते हैं आर एच बी के कारण जो होगा एच बी इंटू एच, जो वर्टिकल डिस्टेंस है दोनों के बीच की, इस सी के और इसके बीच में जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो माइनस सॉरी ये इसका भी लिख देते हैं यूडीएल का, प्लस W इंटू L/2 टोटल लोडिंग मल्टीप्लाई बाई L/4 डिस्टेंस, माइनस RB इंटू L/2 इज इक्वल टू 0। RB इस तरीके से वर्टिकल अपवर्ड होगा, तो इसकी जो ये वाली डिस्टेंस होगी इन दोनों के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो L/2 होगी। यहां से हम HB के लिए सोल्व करेंगे, तो पिछले क्वेश्चन में किया है, हम डायरेक्टली आंसर लिख ली हूं। इसकी वैल्यू आ जाएगी WL²/8H। तो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट की वैल्यू आएगी WL²/8H। अब यहाँ पे हमें निकालना है, एक सेक्शन लेना है। जैसे कि हमने सेक्शन ले लिया x डैश, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x और y, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंसेज है। डायग्राम में जो दिख रहा है हमने ये सेक्शन ले लिया x डैश, और इसका ये कोऑर्डिनेट y है, और ये हॉरिजॉन्टल वाली इसकी इस ओरिजिन से डिस्टेंस होगी, ये ओरिजिन होता है, ये x है।
तो अब हम सिंपल इस सेक्शन के अबाउट बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन लिखेंगे, जो कि होगी MC इज इक्वल टू 3 लोडिंग है जिसके कारण आ रही है यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट जो आ रहा है। सो एम एक्स की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी RA इंटू एक्स माइनस H इंटू वाई। एच ही लिख रही हूं मैं क्योंकि HA और HB जो है वो दोनों सेम ही है, सॉरी A आएगा यहाँ पे, तो HA और HB दोनों सेम होंगे, माइनस WX इंटू x/2। WX टोटल लोड है, x/2 जो सेंट्रोइड होगा लोडिंग का, उसका डिस्टेंस होगा ये जो सेक्शन x डेस है इससे। यहाँ पे फिर अब इसको सोल्व करेंगे, RA की जगह वैल्यू लिख देंगे WL/2 इंटू एक्स माइनस WX²/2 माइनस H इंटू वाई। टर्म्स को थोड़ा सा मैंने शिफ्ट किया है, जो x वाली टर्म थी उनको एक साथ लिख रहे हैं, इनको एक साथ लिख रहे हैं। अब यहाँ पे W/2 अगर बाहर कॉमन ले लें, x भी कॉमन ले लें, तो अंदर बच जाएगा L माइनस एक्स माइनस H इंटू वाई। H की वैल्यू हमने निकाली थी जो आई थी WL²/8H इंटू वाई। y की वैल्यू यहाँ पे है, y को वैल्यू हमें पता है कि स्टार्टिंग में मैंने बताया कि y जो होता है वो ये होता है पैराबोलिक आर्च के लिए x इंटू L माइनस एक्स। अगर पैराबोलिक आर्च है तो ये एक्सप्रेशन होगा y का, x और y में जो रिलेशन होगा, अगर पर्टिकुलर पॉइंट है x डिस्टेंस पे तो उसका y ऑर्डिनेट हमें निकालना है, तो हम इससे निकालते हैं। काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये पैराबोला के लिए, तो इसको जरूर याद रखेंगे। इसके बाद तो y की यहाँ पे वैल्यू लिख देंगे, ये जो y था इसकी जगह हम ये लिख देंगे जो कि पैराबोला के लिए इक्वेशन होती है 4h अपॉन L स्क्वायर x L माइनस एक्स। यहां से इसको करेंगे सोल्व, तो WX/2 L माइनस एक्स माइनस L स्क्वायर से L स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये काटेंगे तो यहाँ पे 2 बचेगा, तो माइनस WX/2 L माइनस एक्स, तो कैंसिल होंगे दोनों टर्म और यहाँ पे आ गया 0। तो इस तरीके से ये स्पेसिफिक लोडिंग के लिए कंडीशन है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर डिफरेंट टाइप की लोडिंग होगी तो ये कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी। 3 हिंज आर्च हो चाहे 2 हिंज आर्च हो, अगर एंटायर स्पैन पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है तो बेंडिंग मोमेंट 0 होगा। और हमें पता है कि शियर फोर्स होता है बेंडिंग मोमेंट का डिफरेंशिएट, तो 0 का डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 ही आएगा। तो इससे प्रूव हो गया कि शियर फोर्स भी 0 होगा, बेंडिंग मोमेंट भी 0 होगा। डायरेक्टली याद रखना, इतना लेंथी इसको एग्जाम में नहीं सोल्व करोगे। तो ये हो गया स्पेसिफिक कंडीशन, स्पेशल केस हो गया एक 2 हिंज और 3 हिंज आर्च के लिए। तो कोई शियर फोर्स भी नहीं आएगा, कोई बेंडिंग मोमेंट भी नहीं आएगा। अब कंप्रेसिव फोर्स हो गया, टेंसाइल फोर्स होगा, एक्सियल फोर्स आएगा, जो भी होगा। और कौन सा होगा ये पता करने के लिए हम इसको कंपोनेंट्स लेते हैं। H इस तरीके से कुछ होगा और ये ऐसे जा रहा है, तो इस H का अगर हम कंपोनेंट लेंगे तो वो कुछ ऐसा आएगा। और इस RB का भी अगर इसके डायरेक्शन में, आर्च की डायरेक्शन में कंपोनेंट लेंगे तो वो भी इस तरीके से आएगा, जो कि इंडिकेट कर रहा है कंप्रेसिव फोर्स को। इसलिए यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए होगा कंप्रेसिव फोर्स, क्योंकि कंपोनेंट इस तरीके से आ रहे हैं। अगर इसका अपोजिट ऐसे कुछ कंपोनेंट्स आते तो टेंसाइल होता। तो आंसर हो गया ए। नेक्स्ट में है 125। 125 में तो कुछ नहीं है, अभी जो हमने एक्सप्रेशन लिखा था बस उससे ही आ जाएगा डायरेक्टली। और थोड़ा सा एक दो बार इसे प्रैक्टिस करोगे तो याद भी रह जाएगा। 4h अपॉन L स्क्वायर एक्स L माइनस एक्स। इसमें यहाँ पे बोला है कि क्वार्टर पॉइंट मतलब वो पॉइंट जिसके लिए x की वैल्यू होगी L/4। तो L/4 x की वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो 4h L स्क्वायर L/4 3L/4 L माइनस L/4 3L/4 बचेगा। इसको अगर सोल्व करोगे तो L स्क्वायर से L स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा,
और आंसर आ जाएगा 3h/4। इट मीन जो क्वार्टर पॉइंट है उस पॉइंट पे हाइट होगी वो 3h/4 होगी। अगर ये ओरिजिनल एक्सप्रेशन याद है तो आप फटाफट से ये निकाल सकते हो, याद रखने की जरूरत नहीं है। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, 3/4 टाइम्स द राइज ऑफ द क्राउन। क्राउन की जो हाइट है उसकी 3/4 टाइम्स हाइट होगी क्वार्टर पॉइंट पे। नेक्स्ट में है कि एक लीनियर आर्च है। लीनियर आर्च होता है, ये एक इमेजिनरी आर्च है, इसको थ्योरेटिकल आर्च भी बोला जाता है। इसकी प्रॉपर्टी होती है कि ये स्ट्रेट लाइन से मिलकर बना होता है, इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो लीनियर होते हैं और वो पिन जॉइंटेड होते हैं। जैसे यहाँ पे ये दिखाया हुआ मैंने, ये पिन जॉइंटेड कंपोनेंट्स है, यहाँ पे जॉइंट्स में पिन जॉइंटेड कनेक्शन है। इसके अलावा इसमें इसकी जो शेप होती है वो डिपेंड करती है जो कंसंट्रेटेड लोड लग रहे हैं, इस पे जो भी पॉइंट लोड जहां जहां पे लग रहे हैं उसके अकॉर्डिंग इसकी शेप चेंज होती रहती है। प्लस इसकी प्रॉपर्टी है कि इसमें जो फोर्स आते हैं वो ओनली थ्रस्ट आता है, शेयर फोर्स भी नहीं आता है और बेंडिंग मोमेंट भी नहीं आता है। ये प्रॉपर्टी है लीनियर आर्च की कि शेयर फोर्स भी नहीं होगा वहां पे कोई, जैसे एक स्पेशल केस हमने ऊपर डिस्कस किया था वैसा ये नो शेयर फोर्स नो बेंडिंग मोमेंट, ओनली एंड ओनली थ्रस्ट। जो एक्सियल फोर्स आ रहा है सिर्फ वो ही आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट में क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, 3 इंच वाला जो आर्च होता है वो स्टैटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर होता है। 128 में है कि शियर फोर्स जो होगा 3 इंच आर्च में यूजुअली वो कैसा होता है, क्या होता है। शियर फोर्स जो 3 इंच आर्च में होगा मेनली तो लोडिंग पे डिपेंड करेगा, तो हम पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक टाइप की लोडिंग कंसीडर कर रहे हैं, हम उसके लिए डिराइव करेंगे और उससे हम रिलेट कर लेंगे कि अगर लोडिंग डिफरेंट होगी तो एक्सप्रेशन में कहां पे चेंजेस आएंगे। तो यहाँ पे जो मैंने लोडिंग ली है इसमें एक पॉइंट लोड लग रहा है जो कि सेंटर पे लग रहा है। RA और RB की वैल्यू हो जाएगी, टोटल लोडिंग का हाफ हाफ जाएगा दोनों पे, तो ये हो जाएगा W/2। अब हमें निकालना है H निकालने के लिए सिग्मा MC 0 करेंगे, तो HB माइनस HB इंटू ये क्लॉकवाइज होगा, तो इसको प्लस ले लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव ले लेंगे, तो ये प्लस HB इंटू H इज इक्वल टू RB इंटू L/2, क्योंकि ये वाली जो डिस्टेंस है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी RB और इस हिंज के बीच की, जो कि है L/2, और RB हमें पता है कि W/2 है, तो ये हो जाएगा WL/4, और यहां से H की वैल्यू आ जाएगी WL/4 स्मॉल h। H ही लिख रही हूं मैं इसको क्योंकि H और HB का मैग्नीट्यूड सेम होगा, क्योंकि कोई भी एक्सटर्नल लोडिंग नहीं है, तो मैग्नीट्यूड सेम होगा, साइन अपोजिट होगा, तो ये हो गया WL/4H। अब हम शियर फोर्स हमें यहाँ पे निकालना है। शियर फोर्स वो होता है जो कि ये जो सरफेस है उसके परपेंडिकुलर लगता है। इस तरीके से करते थे हम, ऐसे डायग्राम बनाते थे जब बीम के लिए, तो यहाँ पे भी मैंने एक परपेंडिकुलर सेक्शन लिया है x डैश, जो कि ये जो पैराबोला है इसके परपेंडिकुलर है। इसको एनालाइज करने के लिए हम ये इतना सा पार्ट लेंगे और इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। हम कौन सा पार्ट कंसीडर करेंगे, सिर्फ यहां तक का। यहाँ पे इसमें RA ऐसे लग रहा है अपवर्ड, HA इस तरीके से लग रहा है, एक्सटर्नल लोड कोई भी इसमें नहीं है, लेकिन हमने इसको कट किया है यहाँ से फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए, तो यहाँ से कट किया है, इसलिए इधर वाले पार्ट का इसमें एक हॉरिजॉन्टल फोर्स भी आएगा, इसका एक वर्टिकल फोर्स भी आएगा। जब फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं तो हम यहाँ से कट कर देते हैं एक जगह से। अब यहाँ से कट किया है तो ये कट तो नहीं, ये कनेक्टेड है, यहाँ से कनेक्टेड है, तो ऑब्वियसली ये वाला पार्ट है इसका ये कुछ फोर्स ट्रांसफर कर रहा होगा इधर वाले पार्ट पे, तो उसको हमने यहाँ से सेपरेटली ले लिया है। वर्टिकल वाला Vx है और हॉरिजॉन्टल वाला Hx है। हम इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगा के इन दोनों का मैग्नीट्यूड निकालेंगे और फिर हम Vx और Hx के वो कंपोनेंट ले लेंगे जो कि x डैश की डायरेक्शन में आ रहे हैं, क्योंकि वो ही शेयर होगा। इसको रेडियल शेयर भी बोलते हैं पैराबोला के केस में। तो करते हैं इसको फाइंड आउट Vx और Hx को। तो इसका इक्विलिब्रियम की कंडीशन लिखेंगे, जो हमने लेफ्ट हैंड साइड में जो पार्ट लिया है, थोड़ा छोटा पार्ट आर्क का हमने काट के लिया है, इसके हम इक्वेशन लिखेंगे, तो ये हो जाएगी
पहले सिग्मा h इज इक्वल टू 0 करेंगे, तो एच ए माइनस एच एक्स इज इक्वल टू 0। इसके अलावा कोई भी हॉरिजॉन्टल लोड नहीं है इसमें, तो यहां से एच एक्स की वैल्यू आ जाएगी एच ए। फिर हम वी एक्स की वैल्यू निकालेंगे। वी एक्स डाउनवर्ड है, इसको नेगेटिव ले लेते हैं, आर ए अपवर्ड है, इसको पॉजिटिव ले लेंगे, प्लस आर ए इज इक्वल टू 0। तो यहां से आर ए की वैल्यू आ जाएगी, सॉरी वी एक्स की वैल्यू आ जाएगी आर ए के इक्वल, जिसका हमें पता है वो इक्वल है डब्ल्यू बाई 2 के। अब इतने से पार्ट पे फोकस करो एक बार ध्यान से कि हमें मैग्नीट्यूड लेने हैं एच एक्स वाले के और वी एक्स वाले के एक्स एक्स की डायरेक्शन में। एक्स एक्स की डायरेक्शन में हम मैग्नीट्यूड लेंगे। यहां पे एक एंगल आ रहा है थीटा, एच एक्स हॉरिजॉन्टल है, हमने एक टेंजेंशियल लाइन बनाई है एक्स एक्सिस पे, जहां पे हमने सेक्शन लिया है वहां पे हमने एक टेंजेंशियल लाइन बनाई है, उस लाइन की डायरेक्शन कुछ ऐसी है, और ये हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना रही है वो एंगल है थीटा। अब अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने पहले पता है कि मैथ्स में सिंपल सी थ्योरी होती है कि कोई दो लाइंस के बीच का एंगल थीटा है, तो हम कोई दूसरी दो लाइंस लें जो इन लाइंस के परपेंडिकुलर हो, तो उनके बीच का एंगल भी थीटा होगा। तो यहाँ पे Vx की परपेंडिकुलर थी Hx, और इसके परपेंडिकुलर है ये वाली लाइन, ये जो हमने टेंजेंट लाइन बनाई है ये एक्स एक्स के परपेंडिकुलर है, और जो Vx है वो एच एक्स के परपेंडिकुलर है, तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। अब बस सिंपल है, कुछ नहीं है। यहां से आगे हमें शियर फोर्स की इक्वेशन लिखनी है, तो हम एक्स एक्स डेस की डायरेक्शन में कंपोनेंट ले लेंगे, तो Vx का हम कंपोनेंट लेंगे तो वो हो जाएगा Vx cos थीटा माइनस एच एक्स साइन थीटा। एच एक्स था ये, तो हमें कंपोनेंट चाहिए था इसका एक्स एक्स डेस की डायरेक्शन में, तो इधर एंगल थीटा बन रहा है तो इधर वाला तो इसका कंपोनेंट हो जाएगा एच एक्स कोस थीटा, जो कि हमें रिक्वायर्ड नहीं है, हमें इधर वाला कंपोनेंट चाहिए जो कि है एच एक्स साइन थीटा। तो इस तरीके से यहाँ पे Vx की हम वैल्यू लिख देंगे W/2 कोस थीटा, एच एक्स भी हमने निकाला है WL/4h इंटू साइन थीटा। तो ये शियर फोर्स का एक्सप्रेशन आया है। अब अगर लोडिंग डिफरेंट हो तो क्या इफेक्ट आएगा, ये आप इससे कंपेयर करके पता कर सकते हो। लोडिंग डिफरेंट है तो आर ये Vx और Hx की वैल्यू चेंज हो सकती है, हो सकता है कोई दूसरा यहाँ पे लोडिंग आ जाए, इसके कारण Vx के जो ये हमने एक्सप्रेशन लिखा है इसमें एक और टर्म आ जाए, तो कुल मिला के जो लोडिंग होगी उसके कारण इफेक्ट आएगा वो Vx और Hx में आएगा। थीटा में तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, कंपोनेंट इसी तरीके से लेंगे हम, Hx हॉरिजॉन्टल ही होगा, उसका जो हमें एक्स एक्स डेस की डायरेक्शन में कंपोनेंट चाहिए वो Hx साइन थीटा ही होगा, Vx का जो कंपोनेंट होगा वो Vx कोस थीटा ही होगा। तो ये जनरल एक्सप्रेशन आया है। थोड़ा सा मैं समराइज कर देती हूँ, फिर से शायद कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा क्योंकि फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है ये चीज। तो हमने सिंपल रिएक्शंस निकाले सबसे पहले, फिर हमने एक जगह से इसको कट किया और कट करके हमने इतने पार्ट को अलग किया। इतने पार्ट को यहां से कट करने के कारण यहाँ पे कुछ लोड ट्रांसफर हो रहा होगा इधर वाले पार्ट से, जिसको हमने माना Hx और Vx। अब हमने इसके इक्विलिब्रियम की कंडीशन लिखी, जो कि ये दोनों कंडीशन आई, यहां से मुझे Hx और Vx की वैल्यू पता चल गई। Hx का जो कि Hx इस डायरेक्शन में था, मैंने इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट लिया जो कि हो गया Hx साइन थीटा, जिधर एंगल थीटा बनाता है कोस थीटा, दूसरी साइड साइन थीटा। इसी तरीके से ये एंगल भी थीटा होगा। ये Vx है तो इसका इधर जो कंपोनेंट x एक्स की डायरेक्शन में आएगा वो होगा Vx कोस थीटा। तो Vx कोस थीटा यहाँ पे हो गया। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे इनकी वैल्यू रख दी। Vx की यहाँ पे था वो नेगेटिव, यहाँ पे ये माइनस साइन आ रहा है, इसको हम थोड़ा क्लियर कर देते हैं। माइनस Hx आ रहा है क्योंकि Ha और Hx जो है उनको हमने सेम डायरेक्शन में लिया है, तो Hx होगा वो माइनस Ha होगा। तो Hx की हमने जो डायरेक्शन एज्यूम की है इसकी अपोजिट डायरेक्शन होगी,
तो इसके कारण इसका जो कंपोनेंट आएगा वो हमारा जो आ रहा है उसके अपोजिट आएगा, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, क्योंकि एच एक्स हमने ऐसे एज्यूम किया जबकि एच एक्स एक्चुअल में होगा वो इस तरीके से होगा एच एक्स, क्योंकि यहाँ पे माइनस आ रहा है। तो कुल मिला के बात ये है कि यहाँ पे अपना एक्सप्रेशन आया शियर फोर्स का, और हम देखेंगे कि ऑप्शंस के हिसाब से कौन सा करेक्ट है वो आंसर होगा। अब यहाँ पे इसमें क्या क्या आ रहा है, ये जो टर्म आ रही है डिपेंड कर रही है टाइप ऑफ लोडिंग पे, और इसके अलावा कॉस थीटा और साइन थीटा की टर्म आ रही है। तो ऑप्शंस में अगर देखते हैं हम, तो ऑप्शन में सबसे मोस्ट एक्यूरेट जो आंसर है वो ऑप्शन ये वाला स्टेटमेंट है। ये क्वेश्चन हम कर रहे थे, तो इसमें जो था कि वेरीज विथ स्लोप, क्योंकि थीटा हमेशा इसमें आएगा तो थीटा के साथ ये हमेशा वेरी करेगा, तो ये मोस्ट एक्यूरेट है जो कि हमेशा मोस्टली यूजुअली एप्लीकेबल होगा। और ये जो कांस्टेंट वाले टर्म है ये डिपेंड करेंगी लोडिंग पे, तो इस तरीके से इसका आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। लेकिन बुक में आंसर गिवन है वो ये है, तो ये ऐसा कुछ नहीं आएगा, ऐसा कुछ रिलेशन नहीं आया इनके बीच में। जनरल जो एक्सप्रेशन आया है वो साइन थीटा कोस थीटा की टर्म में है, तो हो गया आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट में है कि एक सॉलिड आर्च है तो उसमें शियर फोर्स लग रहा है, तो वो किस तरीके से लगेगा, कि सॉलिड आर्च है। नेक्स्ट क्वेश्चन 129 में बोला है कि कोई सॉलिड आर्च है जिसमें शियर फोर्स एक्ट करेगा, वो किस डायरेक्शन में करेगा। तो ये कोई सॉलिड आर्च है, ये जो बीच में जो सेंटर लाइन बनाई है ये डॉटेड लाइन, ये इसको एक्सिस ऑफ आर्च बोला जाता है। और हमने अभी देखा कि जो शियर फोर्स था वो इस डायरेक्शन में था, वो इसके परपेंडिकुलर था, कुछ इस डायरेक्शन में हमने सेक्शन लिया था पिछले क्वेश्चन में एक्स एक्स में, और इस टाइप में जो इस डायरेक्शन में जो फोर्स है उसको हम शियर फोर्स बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ आर्च, क्योंकि ये एक्सिस जो है ये एक्सिस ऑफ आर्च के परपेंडिकुलर है, तो आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट में है कि एक आर्क में क्या क्या, एक एन आर्क में भी सब्जेक्टेड टू, मतलब शियर फोर्स हो सकता है क्या, एक्सियल बेंडिंग मोमेंट क्या क्या पॉसिबल है। तो इसमें सारे ही पॉसिबल है, थ्रस्ट भी हो सकता है, शियर फोर्स भी हो सकता है, बेंडिंग मोमेंट भी हो सकता है। पहले मैंने एक बीएमडी का एग्जांपल बीएमडी दिखाया था एक आर्च का, तो हमने देखा था बेंडिंग मोमेंट भी आ रहा था। अभी हमने एक स्पेसिफिक केस लिया जिसमें बेंडिंग मोमेंट नहीं आ रहा था, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। अगर डिफरेंट टाइप की लोडिंग है तो पॉसिबल है कि उसमें थ्रस्ट भी आ रहा हो, शियर फोर्स भी आ रहा हो, बेंडिंग मोमेंट भी आ रहा हो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, सारे के सारे ही हो सकते हैं आर्च में पॉसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 131। 131 में एक पैराबोला आर्च है, 3 हिंज्ड पैराबोला आर्च है, जिसमें लोडिंग लग रही है हाफ स्पान पे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है, और हाफ लेफ्ट हैंड स्पैन। तो इस तरीके से लोडिंग है, इस तरीके से 3 हिंजेस लगी है। हमें इसमें हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट पूछा है, तो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट से पहले हमें वर्टिकल थ्रस्ट, वो वर्टिकल रिएक्शन निकालना पड़ेगा। वर्टिकल रिएक्शन निकालने के लिए हम सिग्मा एम ए 0 कर देते हैं, तो इससे हमारे पास आर बी की वैल्यू आ जाएगी, और फिर हम एच बी निकाल लेंगे। तो सिग्मा एम ए इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो आ जाएगा आर बी इंटू, माइनस का लिख देते हैं इसको। वैसे जब आप रिएक्शंस वगैरह निकाल रहे हो तो फर्क नहीं पड़ रहा, बस साइन का ध्यान रखें, मैटर नहीं करता कि आप क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले रहे हो, क्लॉकवाइज को नेगेटिव ले रहे हो। माइनस आर बी इंटू एल, एल की वैल्यू भी लिख देते हैं यहाँ पे जो कि 4.8 मीटर, प्लस इसके अबाउट लिख रहे हैं तो ये जो लोडिंग है ये है 0.75 इंटू 2.4 इंटू इसकी डिस्टेंस, डिस्टेंस इसका सेंटर यहाँ पे होगा, तो ये टोटल 4.8 है, तो ये डिस्टेंस होगी 1.2 और 2.4 है ये इधर वाली। तो इस तरीके से ये यहाँ पे डिस्टेंस हो जाएगी, सॉरी 1 मिनट, तो ये है 2.4, तो इधर जो बची ये डिस्टेंस हो गई 1.2। हम एक के अबाउट मोमेंट 0 कर रहे हैं तो हम ये वाली डिस्टेंस लेंगे 1.2, तो इसको मल्टीप्लाई किया 1.2 से और इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो यहाँ से आर बी की वैल्यू आ जाएगी। आर बी की वैल्यू होगी 0.45 टन, इसको सोल्व करोगे तो 0.45 आ जाएगा। अब तो कुछ नहीं, थोड़ा सा बचा है कि हमें इधर के मोमेंट को 0 कर देना है। चाहे तो आप इधर के मोमेंट
सी के जो लेफ्ट हैंड साइड वाला भी मोमेंट जीरो कर सकते हो, लेकिन उसमें 3 टर्म्स आएंगी, यूडीएल के कारण मोमेंट, आर के कारण, एच के कारण। लेफ्ट हैंड साइड से करोगे तो सिर्फ 2 ही आएंगी। तो यहाँ पे इसको करेंगे तो एच बी इंटू वर्टिकल डिस्टेंस जो कि क्राउन की हाइट होगी, और क्राउन की हाइट यहाँ पे गिवन है 1 मीटर। तो h इंटू 1 इज इक्वल टू 0.45 इंटू 4/5 तो आर बी हो गया, और उसकी डिस्टेंस जो होगी सी से वो है 2.4। तो इस तरीके से यहाँ से h की वैल्यू निकालोगे तो 1.08 आ जाएगा। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है आर्ट्स वाला टॉपिक भी, 3 इंच तो इनफेक्ट काफी इजी है। काफी सारे स्टूडेंट्स इस टॉपिक को छोड़ के चले जाते हैं। ऐसे टॉपिक ही आपको करने पड़ेंगे सिलेक्शन कराने के लिए, क्योंकि बहुत इजी सिंपल क्वेश्चन है, वो हर कोई अटेम्प्ट कर लेगा, उसमें कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, कोई लीड नहीं मिल पाएगी आपको। तो इस तरीके से हम इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आ गया ऑप्शन बी। कुछ नहीं, सिंपल जो अभी तक कर रहे थे वही करना है। थोड़ा सा इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें लेना होता है, फोर्स और वो पॉइंट जिसके अबाउट मोमेंट ले रहे हैं उन दोनों के बीच का, इसका ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 132 में है स्टेबल स्ट्रक्चर हो और डिटरमिनेंट हो। इसके लिए अलग अलग कंडीशंस होते हैं स्टेबल फ्रेम की और पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर की। फ्रेम के लिए होता है 3m इज इक्वल टू 3j माइनस r। r यहाँ पे नंबर ऑफ रिएक्शंस है, r यहाँ पे नंबर ऑफ रिएक्शंस होते हैं, m यहाँ पे नंबर ऑफ मेंबर है, और j यहाँ पे नंबर ऑफ जॉइंट है। m को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि एक मेंबर में अगर फिक्स्ड फ्रेम स्ट्रक्चर होता है तो जॉइंट फिक्स होते हैं, तो उसमें 3 टाइप के फोर्सेज हो सकते हैं, 3 टाइप के उसमें अननोन्स हो सकते हैं, सॉरी अननोन्स एक मेंबर में हो सकते हैं। एक जॉइंट पे 3 हमें रिएक्शंस मिलेंगी, एक हम एक्स डायरेक्शन में फोर्सेज जीरो करेंगे, वाई में करेंगे, जेड में भी करेंगे। आर नंबर ऑफ रिएक्शंस है। तो क्वेश्चन में तो उन्होंने फ्रेम बोला है, लेकिन इस टाइप का कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो पिन जॉइंटेड को भी फ्रेम बोल दिया जाता है, लेकिन साथ में मेंशन किया जाता है, या तो उसको ट्रस बोलते हैं या फिर उसको मेंशन करते हैं कि पिन जॉइंटेड फ्रेम। तो अगर हम इसको पिन जॉइंटेड फ्रेम माने तो ऑप्शन बी एक्यूरेट हो सकता है। कैसे? उस केस में कंडीशन होती है ये, अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो स्टेबल भी है और डिटरमिनेंट भी है स्ट्रक्चर। अगर m इससे ज्यादा हो गया तो स्ट्रक्चर इनडिटरमिनेंट हो जाता है, रिडंडेंट हो जाता है, और अगर m इससे कम हो गया तो स्ट्रक्चर अनस्टेबल हो जाता है। और स्टेबल भी हो डिटरमिनेंट भी हो, इसके लिए ये यहाँ पे इक्वल आना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। m इज इक्वल टू 2j माइनस r। यहाँ पे उसने पूछा है नंबर ऑफ मेंबर्स। अगर पिन जॉइंटेड 2D फ्रेम है तो ट्वाइस द नंबर ऑफ जॉइंट्स माइनस 3। 3 है इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर है तो उसकी सपोर्ट पिन जॉइंटेड है, तो दोनों सपोर्ट में मिला के 3 ही रिएक्शंस आएंगी। तो इस तरीके से आंसर हो गया ऑप्शन बी। तो ये है ये कंडीशन, जो कि ये तो याद रहती होगी, लेकिन ये क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो, जो कि नहीं होना है। ये कंडीशन होगी डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर और स्टेबल स्ट्रक्चर की। नेक्स्ट भी सेम ही है कि स्ट्रक्चर रिडंडेंट कब बन जाएगा। m की जगह इसने l लिख दिया है, कब बन जाएगा? जब ये ज्यादा हो 2j माइनस 3 से ज्यादा हो तो रिडंडेंट बन जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। नेक्स्ट में बोला है कि कौन से द रिएक्शन एट द सपोर्ट्स विल बी वर्टिकल। कौन सा टाइप का सपोर्ट है जिसमें जो रिएक्शन आएगी वो प्लेन ऑफ सपोर्ट के परपेंडिकुलर होगी। सपोर्ट यहाँ पे दिए हैं रोलर, हिंज और फ्री। तो पहली बात तो फ्री सपोर्ट तो कुछ होता नहीं है। 3 टाइप के सपोर्ट में फिक्स्ड होता है, हिंज होता है, रोलर होता है। तो ये तो ऑप्शन ही गलत है। रोलर और हिंज में हम एक बार देख लेते हैं कि किसमें परपेंडिकुलर आएगा। तो ये एक सपोर्ट है, इसका सपोर्ट का एक साइड दिखाया मैंने, जैसे बीम है तो एक साइड से ये रोलर सपोर्ट से कनेक्टेड है, तो इस तरीके से होगा। ये रोलर सपोर्ट है। रोलर सपोर्ट का मतलब ये है कि अगर मैं इस तरीके से मैं इसमें कोई फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगाऊं तो ये उसको रेजिस्ट नहीं करेगा, ये उस फोर्स के लगाने से मूव कर जाएगा। लेकिन अगर मैं कोई वर्टिकल फोर्स लगाती हूँ इसमें तो ये मूव नहीं करेगा, ये उस फोर्स को रेजिस्ट करेगा। जहां पे भी कोई सपोर्ट किसी फोर्स को रेजिस्ट करता है वहां पे इसमें रिएक्शन आती है। तो इसमें जो रिएक्शन आएगी वो वर्टिकल डायरेक्शन में आएगी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं आएगी। इस वाले केस की बात करेंगे तो इसमें हॉरिजॉन्टल को भी ये
रेजिस्ट करेगा और वर्टिकल को भी रेजिस्ट करेगा। तो यहाँ पे इस तरीके से हॉरिजॉन्टल फोर्स भी हो सकता है और वर्टिकल भी हो सकता है। अगर दोनों डायरेक्शन में फोर्स है तो इनका रिजल्टेंट आएगा वो कुछ इस तरीके से है। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कौन सा टाइप का सपोर्ट है जिसमें प्लेन ऑफ सपोर्ट से रिएक्शन है वो परपेंडिकुलर हो। तो आप खुद ही बता सकते हो आप, क्योंकि ये वाला सपोर्ट है जिसमें सपोर्ट की जो डायरेक्शन होगी हमेशा वर्टिकल होगी, जो कि प्लेन ऑफ सपोर्ट के परपेंडिकुलर है। इसमें इंक्लाइंड भी हो सकती है अगर कोई हॉरिजॉन्टल लोड लग रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और फ्री सपोर्ट कोई सपोर्ट नहीं होता है, तो आंसर इसका भी आंसर की में गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट है 135। 135 तो काफी इजी सा क्वेश्चन है, सबको पता है कि कहीं पे हमें निकालने हैं रिएक्शन सपोर्ट्स पे, तो हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस जीरो करते हैं, वर्टिकल फोर्सेस जीरो करते हैं और किसी पॉइंट के अबाउट हम मोमेंट को जीरो करते हैं। तो सारी की सारी कंडीशंस हम लगाते हैं जब हमें रिएक्शंस निकालने हो सपोर्ट्स पे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 136। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है वेक्टर के टॉपिक से। वेक्टर पढ़ा होगा आपने स्कूल में। सो क्या है कि दो फोर्सेज हैं वो एक जॉइंट पे लग रहे हैं और वो स्ट्रेट लाइन में नहीं है, वो स्ट्रेट लाइन में एक्ट नहीं कर रहे हैं। तो इक्विलिब्रियम हो जॉइंट का इक्विलिब्रियम कब होगा, जब दोनों फोर्सेज का रिजल्टेंट जीरो आएगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक जॉइंट लिया है, यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है इस तरीके से आर ए और दूसरा फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है आर बी। इक्विलिब्रियम में होने के लिए इन दोनों के एक्स डायरेक्शन में भी और वाई डायरेक्शन में भी कंपोनेंट्स जीरो होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ऐसा तभी होगा जब दोनों फोर्सेज हैं वो जीरो हैं, हर एक फोर्स का मैग्नीट्यूड जीरो होगा, तभी ऐसा हो पाएगा। क्योंकि जैसे इस तरीके से है, इसको मैं थोड़ा इस तरीके से प्लॉट करूं तो इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा, दूसरा इस डायरेक्शन में आएगा। ये एक फोर्स ऐसे है और इसका एक कंपोनेंट ऐसे है, एक कंपोनेंट ऐसे है। ये दोनों कंपोनेंट में भी एक दूसरे को कैंसिल कर भी दें, लेकिन ये वाला कंपोनेंट को कैंसिल करने के लिए तो कोई भी फोर्स नहीं है। तो अगर स्ट्रेट लाइन में दो फोर्सेस नहीं है तो उनका इक्विलिब्रियम तभी होगा जब ईच फोर्सेस जीरो हो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बेसिक वेक्टर की थ्योरी है और इस तरीके से आप समझ भी सकते हो कि दोनों डायरेक्शन में जीरो होना चाहिए। तो इस एक डायरेक्शन वाला तो कंपोनेंट इसको कर भी दे अगर कैंसिल आउट, जैसे कि हमने इस फोर्स की डायरेक्शन इस तरीके से बना दी, एक ही डायरेक्शन ऐसी है और इसका मैग्नीट्यूड कुछ इस तरीके से है कि इसका मैं इधर जो कंपोनेंट ले रही हूँ ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, लेकिन ये वाला नहीं करेगा। तो इस तरीके से इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट में है कि जो स्ट्रेसेज हैं स्टैटिकली डिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स में, सिंपल फ्रेम्स में, वो कैसे डिटरमाइन किए जा सकते हैं। तो ये मेथड्स होते हैं, मोस्टली हम मेथड ऑफ सेक्शंस यूज करते हैं, मेथड्स ऑफ जॉइंट्स भी यूज करते हैं। मेथड्स ऑफ सेक्शन इजी पड़ता है जब आपको किसी पर्टिकुलर फोर्स को निकालना हो, एक पर्टिकुलर मेंबर में जो फोर्स आ रहा है उसको निकालना हो, सारे फोर्सेस को नहीं निकालना हो, तो मेथड ऑफ सेक्शंस ज्यादा इजी रहता है। अदरवाइज मेथड ऑफ जॉइंट्स यूज करते हैं और ग्राफिकल सॉल्यूशन भी होता है। तो सारे के सारे करेक्ट आंसर है, करेक्ट ऑप्शन है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये सारे डिटरमिनेट स्ट्रक्चर को स्ट्रेसेस निकालने के लिए मेथड है। नेक्स्ट है 138। ये भी वेक्टर के टॉपिक से क्वेश्चन है, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाते हैं। अगर तीन फोर्सेस हैं वो एक पॉइंट पे लग रहे हैं और इक्वल एंगल पे हैं, जैसे इस तरीके से तीन फोर्सेस एक पॉइंट पे लग रहे हैं, उनके इक्वल एंगल पे हैं, वो इंक्लाइन टू इक्वली टू ईच अदर, तो टोटल 360 होता है एंगल। तो ये सारे एंगल 120, 120, 120 हो जाएंगे और इनका रिजल्टेंट तब भी जीरो होगा जब तीनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, P, Q, R। तो अगर 120 डिग्री पे लग रहे हैं तो इस केस में P इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू R होगा। तो यहाँ पे P की वैल्यू 10 है तो Q और R की वैल्यू भी 10 होगी। सो अगर ये इक्विलिब्रियम पे है और ये फ्रेम के किसी जॉइंट पे लग रहे हैं तो ये तीनों इक्विलिब्रियम में है, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर रहे हैं और इनके बीच का एंगल सेम है तो तीनों का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। तो इस तरीके से आंसर हो गया ऑप्शन ई। नेक्स्ट भी वेक्टर का क्वेश्चन। तो
39 में है कि एक कोई मेंबर है, उस पर दो इंक्लाइंड फोर्सेस लग रहे हैं और ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर रहे हैं, या फिर इस तरीके से कह सकते हैं कि इन दोनों का रिजल्टेंट है वो 0 है। बैलेंस एट इट्स एंड बाय टू इंक्लाइंड मेंबर्स, तो बैलेंस कंडीशन में है इन दोनों का कोई भी रिजल्टेंट नहीं आ रहा है, जो रिजल्टेंट है वो 0 है। इसको ए वेक्टर बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज दी है कि ये दोनों इक्वल हैं, कैरिंग इक्वल फोर्सेस, तो ए और बी का मैग्नीट्यूड सेम है। तो इसको मैं फॉर एग्जांपल एफ से डिनोट कर रही हूँ, इनके बीच का एंगल है थीटा। कंडीशन क्या है कि रिजल्टेंट है वो 0 है। और ये बेसिक सा फॉर्मूला आपको वेक्टर का हमेशा याद रखना है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। कोई वेक्टर है दो ए और बी, उनके बीच का एंगल थीटा है, तो उनका रिजल्टेंट होगा वो इस तरीके से आएगा। और क्वेश्चन में गिवन है कि रिजल्टेंट 0 है और ए और बी सेम है, तो मैं एफ लिख रही हूँ दोनों को, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर कोस थीटा इज इक्वल टू 0। और यहां से मेरे पास कोस थीटा की वैल्यू आ जाएगी -1/2। कोस थीटा की वैल्यू -1/2 होती है 120 डिग्री के लिए, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी सा इजी सा है कि टाइज जो मेंबर होते हैं वो किस टाइप का लोड कैरी करते हैं फ्रेम में। तो ये करते हैं एक्सियल टेंशन लोड। टेंशन लोड जो कैरी करते हैं उनको हम टाई मेंबर बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सो ये लेक्चर यहीं पे खत्म होता है, काफी लेंदी हो गया क्योंकि आज के काफी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस थे। तो नेक्स्ट में करेंगे आगे के क्वेश्चंस कवर। थैंक यू।